हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सी ए Hotels। तो इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ एसए 210 और जो आंसर्स है वो हम डिस्कस करेंगे एज पर ICAI मार्किंग सिस्टम। सो लास्ट वीडियोस में हमने कवर किए हुए थे ऑलरेडी RTPs पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस के एसए 210 के रिलेवेंट जो भी क्वेश्चंस थे वो। सो लेट मी नो इफ यू वांट द PDF ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड आई विल प्रोवाइड इट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं। प्रकाश इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड is a medium-sized enterprise that has been manufacturing electrical cables for past 15 years. Recently, the company appointed a new firm of chartered accountants as their statutory auditor. ठीक है, तो new audit है. The auditors have proposed entering into an audit engagement letter with the company to formalize the terms of their services. However, the management argued that since statutory audit is a legal requirement under Companies Act, such a letter may not be necessary. The auditors disagreed and provided a draft format of the engagement letter for management's review. The management now seeks clarity. If the agreed terms of the audit engagement must be recorded in an engagement letter, then what should be included in the agreed terms of such an audit engagement letter? ठीक है, न्यू ऑडिट है, ऑडिटर बोल रहा है कि एंगेजमेंट लेटर करना पड़ेगा, मैनेजमेंट बोल रहा है नहीं करना पड़ेगा। तो ऑडिटर क्या करता है, डिसएग्री करता है और ड्राफ्ट एक भेज देता है मैनेजमेंट को। तो मैनेजमेंट बोलता है कि हमें क्लैरिटी दो कि क्या क्या हमें कंटेंट्स डालने चाहिए एग्रीमेंट एंगेजमेंट लेटर में। तो आंसर क्या है कि आपके 5 है, सपोज ये क्वेश्चन अगर 5 मार्क के लिए आता है, देर आर 5 मेन कंटेंट्स, राइट। तो आंसर क्या लिखना है आपको, पहले तो एसे का नाम देना है, एसे 2 नंबर एंड नाम, एसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स। The auditor shall agree the terms of audit engagement with management or TCWG as appropriate. And the agreed terms of audit engagement shall be recorded in the audit engagement letter or other suitable form of written agreement and shall include। ठीक है, तो पहले तो ये है कि 210 के अकॉर्डिंगली टर्म्स एग्री करने वो रिकॉर्ड भी करने हैं, ये तो है 210 ने बोला है। तो अब कंटेंट्स में क्या क्या आना चाहिए जो मैनेजमेंट को क्लैरिटी चाहिए उसमें, तो एक तो मेन हो गया आपका ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों के आते हैं, ऑडिटर एंड मैनेजमेंट के। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिस बेसिस पे बनते हैं वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है उसका वो आइडेंटिफाई होता है, राइट। एंड देन जो आपका मेन काम होता है रिपोर्ट देना, उसका हमें एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट्स टू बी issued by the auditor, उसका रेफरेंस देना पड़ता है, एंड अ स्टेटमेंट दैट देयर मे बी सर्कमस्टेंसेस इन विच अ रिपोर्ट में डिफर फ्रॉम इट्स एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट। अब डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स आप एक्स्ट्रा भी कंटेंट्स लिख सकते हो, जैसे हमने देखे थे है ना, जैसे कि स्कोप इलेबोरेट करते हैं, या तो फिर आप फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर ऐड कर सकते हो, लाइक conducting an audit in accordance with essays, फिर identifying and assessing the risk of material misstatements, फिर मैनेजमेंट के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप ऐड कर सकते हो, लाइक प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर इंटरनल कंट्रोल का अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल, है ना। देन व्हेन रिलेवेंट में भी कुछ थे, लाइक हम इन्वॉल्व करते हैं एक्सपर्ट्स को, अदर ऑडिटर्स को, तो ये भी चीज़ें थी उसमें। सो ऐसे भी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन मार्क्स। अगर 4 मार्क के लिए आता है क्वेश्चन तो आई थिंक इतने सफिशिएंट रहेंगे। आप चाहे तो व्हेन रिलेवेंट टर्म्स भी ऐड कर सकते हो उसमें, इफ़ यू डोंट एलैबोरेट द गिवन टर्म्स, ठीक है, गिवन कंटेंट्स। ओके, सो ये हो गया। नाउ क्वेश्चन 2 है, श्रेया एंड कंपनी अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव नॉट रिवाइज द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट फॉर लास्ट 3 years डिस्पाइट चेंजेस इन द बिजनेस एंड प्रोफेशनल एनवायरमेंट। Please discuss the circumstances that may warrant the revision in terms of engagement. अब क्या है, अगेन आपको ऐसे का नाम लिखना है, नंबर लिखना है, एज पर ऐसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो ऑडिटर में डिसाइड नॉट टू सेंड द न्यू ऑडिट एंगेजमेंट लेटर और अदर रिटर्न एग्रीमेंट ईच पीरियड, ये पता है हमें। बट कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं which make it appropriate to revise the terms of audit engagement or to remind the entity of the existing term। तो ऐसे फैक्टर्स क्या क्या थे हमने देखा था पहले भी, RTP एंड पास्ट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो दीज आर द मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, अगर आपको लग रहा है तो वो। देन अगर कोई रिवाइज स्पेशल टर्म्स आते हैं ऑडिट एंगेजमेंट में, फिर चेंजेस आते हैं बहुत तरीके के, जैसे कि सीनियर मैनेजमेंट में चेंज हो गया, ओनरशिप, नेचर एंड साइज ऑफ द एंटिटीज बिजनेस, लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में चेंज आ गया, या तो फिर अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में कोई चेंज आता है तो। दीज आर द फैक्टर्स। और आपको एंड में कंक्लूजन लिखना है, क्योंकि कंक्लूजन को 1 मार्क रहता है। ओके, अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन होगा तो ठीक है, बट अगर कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा तो आपको कंक्लूजन के लिए 1 मार्क रहता है।
तो कंक्लूजन क्या है इन दिस केस? श्रेया एंड कंपनी, अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, may decide not to send a new audit engagement letter or other written agreement each period. However, they should analyze if the changes in the business and professional environment, जो भी उन्होंने बोला है क्वेश्चन में, if those are related to the above mentioned factors, to revise the terms of audit engagement or to remind the entity of the existing terms. तो based on these factors उन्होंने analyze करना है. ये आपका conclusion हो गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर एंड डिफाइन द पर्पस ऑफ लेटर ऑफ एंगेजमेंट. वही बोला है. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें हमें डेफिनेशन देना है. सेकंड है डिस्कस द सिचुएशंस वेयर इट इज नेसेसरी टू इशू ऑडिट एंगेजमेंट लेटर ईच ईयर फॉर रिपीटेटिव ऑडिट्स. तो ये हमने पहले अभी देख लिया सारे फैक्टर्स, ये मिसअंडरस्टैंडिंग एंड ऑल. तो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर मतलब क्या है कि ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज द कम्युनिकेशन इशूड बाय द ऑडिटर टू द ऑडिटी, दैट इज द क्लाइंट, expressing therein the fact of acceptance of his audit engagement, the objectives and scope of the audit, extent of auditor's responsibilities, management's responsibility for compilation of accounting, application of accounting principles, standards, fees, etc. तो वही बोला है. एंड एंड में क्या बोला है? एज पर एसे 210 आपको एसे का नाम मेंशन करना है एंड उसका नंबर मेंशन करना है. द एग्रीड टर्म्स ऑफ the audit engagement shall be recorded in an audit engagement letter or other suitable form of written agreement. ये आ गया आपका 1 मार्क का क्वेश्चन. एंड देन 4 मार्क का जो है वो आप पहले वाले जो फैक्टर्स हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किए वो आप लिख सकते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिवम टेक्सटाइल्स लिमिटेड, अ 25-year-old company based in Surat, prepares financial statements annually for submission to its lenders and investors. The company has recently appointed new statutory auditor. Again new audit है. Before accepting the audit, the auditors must evaluate whether the financial reporting framework applied by the management is acceptable. Precondition थी यहाँ पे उन्होंने already लिख दिया. Now as per ऐसे 210 उन्होंने नाम भी नंबर भी मेंशन किया है ऐसे का. What factors should the auditor consider in determining the acceptability of the financial reporting framework used by Shivam Textiles Limited? तो precondition तो है acceptability देखने की, बट ऐसे क्या फैक्टर्स होते हैं जो ऑडिटर को हेल्प करते हैं इन डिटरमाइनिंग द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एफआरएफ. ये भी हमने देखा था अपने कंसेप्ट्स में. 4 मार्क का क्वेश्चन है और वो फैक्टर्स भी 4 ही है. तो एज पर ऐसे 210 अगेन आपको नाम मेंशन करना है. एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. One of the preconditions for acceptance of an audit is to determine whether the financial reporting framework to be applied in the preparation of financial statements is acceptable. Now the auditor should evaluate the following factors to determine whether the financial reporting framework to be applied in the preparation of financial statements is acceptable. अगर आप ऐसे 210 स्टडी मटेरियल में ओपन करोगे आपको ये सारे पॉइंट्स दिख जाएंगे वहाँ पे. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. जैसे कि फॉर एग्जांपल वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट इज कंसोलिडेटेड और ए सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फिर क्या है? नेचर ऑफ एंटिटी. For example, a listed company requires compliance with Ind AS in India, while a small private firm may use local GAAP. The framework must be relevant in the view of nature and size of the entity. आप example कोई भी use कर सकते हो. Then, law or regulation prescribing the framework. If a framework is mandated by law or regulation, for example, Companies Act requiring Ind AS for certain companies, the auditor accepts it even if it would otherwise be considered less appropriate, क्योंकि law or regulation ने prescribe किया है. Then the audit report should then clearly state that the audit was conducted under prescribed framework. And last one is purpose of the financial statements, whether they are general purpose or special purpose. And acceptability depends upon whether the framework meets the needs of intended user. तो ये अगर 4 फैक्टर्स आपने मेंशन कर लिए आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे. बट एडिशनली भी आपको स्टडी मटेरियल में ये मिलेगा. AFRF applicable financial reporting framework normally exhibit the following attributes that result in information provided in financial statements that is useful to the intended users. ठीक है, तो acceptability में ये भी कुछ चीजें देखनी पड़ती है, जैसे कि relevance हो गया, like the information provided in the financial statements if it is relevant to the nature of the entity and the purpose of the financial statements. फिर completeness आता है जहाँ पे सारे transactions events आपने record किए हैं, कोई भी omit नहीं किए है चीज. Then neutrality, in that it contributes to information in the financial statements that is free from bias. Unbiased होना चाहिए आपका financials. फिर understandable होना चाहिए, it should be clear and comprehensive and not subject to significantly different interpretations. जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने मेंशन किया हुआ है वो क्लियर कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, उसका कोई भी अलग अलग इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए बेस्ड ऑन द यूजर, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए.
देन रिलायबिलिटी इन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये कुछ फैक्टर्स है, अगर आप मेंशन करोगे एडिशनली तो आपको फुल मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, yes, now next question is, Omega Pharma Limited, a pharmaceutical distributor, is required under a special state regulation to prepare its financial statements using a modified cash basis of accounting. The newly appointed auditors believe that this framework would normally be unacceptable for general purpose financial statements. However, since it is prescribed by law, they cannot refuse the audit engagement outright. As per SA 210, what conditions must be satisfied for the auditor to accept this audit engagement despite the prescribed framework being otherwise unacceptable? क्योंकि हम accrual basis generally follow करते हैं. Further, what steps should the auditor take if those conditions are not met but the audit is still legally required? ठीक है, तो कैश बेसिस अकाउंटिंग करने के लिए बोला है फ्रेमवर्क ने, विच इज अनएक्सेप्टेबल. हमने हमारी प्री कंडीशन थी क्या कि जो भी एफआरएफ है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, बट यहाँ पे अनएक्सेप्टेबल है, बट इट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ. तो ऑडिटर को करना ही है ये एंगेजमेंट. तो ऑडिटर ने क्या क्या स्टेप्स करने चाहिए ये हमें बताना है. तो इसे 210 में क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट जो अपना क्वेश्चन था वो था कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. तो एज पर ऐसे 210, agreeing the terms of audit engagement, if the auditor has determined that the financial reporting framework prescribed by law or regulation would be unacceptable, but for the fact that it is prescribed by law or regulation, the auditor shall accept the audit engagement only if the following conditions are present. तो क्या क्या conditions है? एक condition है कि management ने agree करना है to provide the additional disclosures in the financial statements so that the financial statements are not misleading, है ना, required to avoid the financial statements being misleading. तो एक तो मैनेजमेंट ने देना है एडिशनल डिस्क्लोजर, और एंड क्या है, इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट दैट द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल इनकॉर्पोरेट an emphasis of matter paragraph drawing users attention to the additional disclosures in accordance with SA 706, and unless the auditor is required by law or regulation to express the auditor's opinion on the financial statements by using the phrases present fairly in all material respects or give a true and fair view in accordance with applicable financial reporting framework, the auditor's opinion on the financial statements will not include such phrases. यहाँ पे आपके 2 या 3 मार्क्स आते हैं based on allocation of marks in that question. तो 7 ऐसे 210 में क्या बोला है कि अगर वो एफआरएफ अनएक्सेप्टेबल है बट प्रिस्क्राइब बाय लॉ रेगुलेशन है, तो ऑडिटर ने क्या क्या करना है? एक तो मैनेजमेंट ने एग्री करना चाहिए कि वो एडिशनल डिस्क्लोजर देंगे वैसा, एंड जो ऑडिटर ने क्या करना है, उसने अपने रिपोर्ट में एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ डालना है. जो भी मैनेजमेंट ने एडिशनल डिस्क्लोजर दिया हुआ है उसकी तरफ यूजर्स का अटेंशन हमें ड्रॉ करना है, इसलिए एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ ऑडिटर ने डालना है अपने रिपोर्ट में. और दूसरा क्या करना है, ऑडिटर जनरली क्या एक्सप्रेस करता है ओपिनियन, गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू या फिर प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स. बट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन आपके रिपोर्ट में ये टर्म्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि वो एफआरएफ ही अनएक्सेप्टेबल है, इसलिए आपके रिपोर्ट में ये टर्म्स नहीं आने चाहिए अनलेस एंड अनटिल रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन. ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया आपका. सेकंड है, इफ कंडीशंस आर नॉट मेट बट ऑडिट इज स्टिल लीगली रिक्वायर्ड. तो इफ द मतलब ये जो भी कंडीशंस थी, मैनेजमेंट ने एडिशनल डिस्क्लोजर देना है, ऑडिटर ने भी कुछ चीज़ें करनी है, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड ऑल, तो अगर ये भी कंडीशंस नहीं होती आपकी प्रेजेंट वहाँ पे, एंड ऑडिटर इज स्टिल रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन टू अंडरटेक दैट ऑडिट एंगेजमेंट, फिर ऑडिटर ने क्या करना है, ही शैल evaluate the effect of misleading nature of the financial statements on the auditor's report and include the appropriate reference to this matter in the terms of audit engagement. ठीक है, उसने misleading nature कितना है उसका इफेक्ट उसने evaluate करना है, एंड देन उसका रेफरेंस उसने ऑडिट एंगेजमेंट के टर्म्स में देना है. इसके लिए आपके 1 या 2 मार्क्स आते हैं, और एंड में आपका जो कंक्लूजन है उसका 1 मार्क है, विच इज इन केस ऑफ ओमेगा फार्मा लिमिटेड the auditors face a situation where a financial reporting framework prescribed by law is not normally acceptable for general purpose financial statements. Now, if management agrees to provide the additional disclosures and the engagement terms acknowledge the need for an emphasis of matter paragraph and limitations on wordings of the opinion, the auditor can ethically and professionally accept the engagement. If these safeguards are not in place,
but the audit is still legally mandated. The auditor must carefully evaluate the extent to which the financial statements are misleading and explicitly reflect this in both the audit report and engagement terms. ठीक है, ये आपका कंक्लूजन आ गया, तो आपके फुल मार्क्स आपके यहाँ पे मिल जाएंगे. Yes, next question है Zenith Constructions Limited, a mid-sized infrastructure company, recently appointed a new statutory auditor. Again, new audit है. During discussions on the proposed audit engagement, management informed the auditors that they would not be allowed to verify records relating to overseas project contracts, citing confidentiality concerns. These contracts represent nearly 35% of the company's total revenue. मतलब material तो लग रहा है and यहाँ पे limitation on scope आ रहा है. So how should the auditors respond if management or TCWG impose such a limitation on scope of the audit work? तो आंसर क्या है? As per SA 210, agreeing the terms of audit engagements, when management or TCWG restrict access to significant records, it prevents the auditor from obtaining sufficient appropriate audit evidence, obviously. So, if the auditor believes that this will lead to a disclaimer of opinion, in such cases the auditor shall not accept the engagement unless required by law or regulation. If the auditor is legally required to accept the engagement despite the limitation, the auditor must document the limitation in the terms of engagement and he must plan to issue a report that reflects the limitation, likely resulting in a disclaimer of opinion. ठीक है, तो पहले तो बोला है आपने 210 में क्या क्या बताया हुआ है, तो इसके आपके 2 मार्क्स आ गए क्योंकि दो चीज़ें हैं. एक तो उसने एक्सेप्ट नहीं करनी है ऐसी एंगेजमेंट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन, इसका 1 मार्क आ गया आपका. और अगर लॉ रेगुलेशन बोलता है एक्सेप्ट करने के लिए तो क्या करना है ये आपने भी बताया, इसलिए आपका वहाँ पे भी 1 मार्क आ गया. और कंक्लूजन, इन द करंट सिचुएशन management's restriction on access to overseas contract records represents a significant scope limitation. ये आपने आइडेंटिफाई किया वहाँ पे. If the auditor believes this limitation would lead to a disclaimer of opinion, SA 210 requires the auditor to that he must not accept that engagement. The only exception arises if the audit is mandated by law or regulation. In that case, the auditor must accept but clearly record the limitation in the engagement terms and reflect it transparently in the auditor's report. इसके आपके 2 मार्क्स या 1 मार्क डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन. ये आपके आ गए. ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है Arjun Electronics Limited, a consumer goods company, engaged auditors to perform a statutory audit. Midway through the audit, management requested the auditors to change the engagement from statutory audit to a review engagement, arguing that a review would be quicker and less costly. The auditors assessed the situation and concluded that there was no reasonable justification for such a change, since shareholders and lenders rely on audited financial statements. तो मैनेजमेंट ने मिडवे बोला कि आप रिव्यू एंगेजमेंट में शिफ्ट हो जाओ क्योंकि वो जल्दी से हो जाएगा. बट ऑडिटर क्या बोलता है कि दिस इज नॉट रीजनेबली जस्टिफाइड, दिस चेंज इज नॉट रीजनेबली जस्टिफाइड बिकॉज शेयर होल्डर्स एंड लेंडर्स जो है वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ही अपना सारा डिसीजंस बनाते हैं. नाउ लेटर मैनेजमेंट रिफ्यूज टू अलाउ द ऑडिटर्स टू कंटिन्यू द ओरिजिनल एंगेजमेंट. मतलब ये बोल रहे कि स्टैट्यूटरी ऑडिट आप करो ही मत, आपने रिव्यू एंगेजमेंट ही करनी है unless they agreed to reduce the scope. How should the auditors respond when requested to change the terms of an audit engagement to a lower level of assurance without reasonable justification? And what steps must they take if management does not permit continuation of the original audit engagement? Okay, इसका आंसर देखते हैं. As per SA 210, again SA number, SA name, agreeing the terms of audit engagement. If prior to completing the audit, the auditor is requested to change the audit engagement to an engagement that conveys a lower level of assurance, the auditor shall determine whether there is a reasonable justification for doing so. ठीक है, reasonable justification देखना है, एक स्टेप है इसलिए आपका 1 मार्क यहाँ पे आ गया. Further, if the auditor is unable to agree to change the terms of audit engagement and is not permitted by the management to continue the original audit engagement, the auditor shall, पहला पॉइंट है, withdraw from the audit engagement where possible under applicable law regulation and determine whether there is any obligation, either contractual or otherwise, to report the circumstances to other parties such as TCWG owners or regulators. ठीक है, पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं करना है, रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तो. बट अगर मैनेजमेंट मान नहीं रहा है तो फिर क्या करना है, उसने विड्रॉ करना है एंड उसका ऑब्लिगेशन देखना है टू रिपोर्ट
द सर्कमस्टेंसेस टू अदर पार्टीज। तो ये आपने दो चीज़ें लिख दी ऐसे 210 की, तो आपके 2 मार्क्स 3 मार्क्स डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन यहाँ पे आ गए। नाउ कंक्लूजन का आपका 1 या 2 मार्क है। इन द गिवन सिचुएशन, इफ द मैनेजमेंट रिक्वेस्ट अ चेंज फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिट टू अ रिव्यू एंगेजमेंट merely for the convenience or cost savings, the auditor must not agree to change because there is no reasonable justification. Accepting such a change would undermine the reliability of financial reporting for shareholders and lenders. If management refuses to permit continuation of the original audit, Arjun Electronics Limited must withdraw from the engagement if legally possible and assess whether there is a duty to report the circumstances to those charged with governance, owners or regulators. Okay, so here we cover few extra questions of SA 210. Let me know if you want the PDF of these questions and I will provide it on our Telegram channel. So thank you so much for staying with me till the end. See you in the next video. Till then, bye bye.